नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम लोग प्रतिदिन डेली करंट कैप्सूल लेकर के आते हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग ऐसे प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में आए हुए हैं जहां से आपकी आगामी जो भी एग्जाम होंगे, चाहे वो आईएएस का हो, पीसीएस का हो या अदर स्टेट पीसीएस का हो, जो भी होंगे वहां से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के तैयार किए गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, विकसित भारत की रामजी अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? विकसित भारत की रामजी अधिनियम 2025 के संदर्भ में। ठीक है ना, इस ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम को हम लोग जी राम जी अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। – 2025 क्या है? विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन की बात कर रहे हैं। राम जी, यहाँ पे एम होगा, आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025, इसको ध्यान रखिएगा। जी राम जी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या बातें कह रही है। कह रहा है यह अधिनियम मनरेगा का पूर्ण प्रतिस्थापन है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूर्ण प्रतिस्थापन का मतलब है मनरेगा के स्थान पर इस अधिनियम को लाया गया है। मनरेगा खत्म हो गया, ठीक है ना। यह होता कभी कभी मनरेगा में सुधार करके इसमें कुछ संशोधन किया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। मनरेगा को पूर्ण रूप से हटा करके उसके स्थान पर इस अधिनियम को लाया गया है। वैसे उसके जैसा ही या उससे ज्यादा एडवांस तरीके से, उससे ज्यादा जो है तकनीकी रूप से दक्ष और जो है यहाँ पे अधिक से अधिक जो है क्षेत्रों को कवर करते हुए लाभ की सुनिश्चितता को बढ़ाते हुए इस अधिनियम को लाया गया है। यह अधिनियम मनरेगा का पूर्ण प्रतिस्थापन है, ये बातें सही है। फिर कह रहा है इस अधिनियम के तहत प्रति ग्रामीण परिवार गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या 125 दिन की है। जी हाँ, मनरेगा कार्यक्रम में कार्य दिवसों की संख्या 100 थी, ठीक है ना। इसमें बढ़ाकर के कितना कर दिया गया? 125 कर दिया गया। अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच में व्यय का वितरण 60 और 40 के अनुपात में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे केंद्र और राज्यों के बीच की अगर बात करें तो 60 और 10 का है, लेकिन अगर यही है ना केंद्र एवं पहाड़ी एवं पूर्वी राज्यों की बात करते, पूर्वी राज्यों, तो यह क्या होता? ये 90 और 10 के अनुपात में होता। क्या होता? 90 और 10 के अनुपात में, ठीक है ना। और ध्यान रखें, जिन विधानसभाओं में, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है ना, विधानसभा नहीं है, ठीक है ना, वहां पे यह 100%, जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है, विधानसभा नहीं है, वहां पे कितना होगा? 100% कौन देगा? केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ध्यान रखिए, क्या इस क्वेश्चन में तो क्या होगा, इसमें एक देखा जाएगा तो ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब ये है कि इसमें डी ऑप्शन होगा कि उपरोक्त सभी, ए वाला आपका आंसर सही होगा, तो आपका हो गया डी वाला आंसर। अच्छा, चलिए अब इसके साथ साथ और भी कुछ पॉइंट पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। जैसे अगर हम कहें मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है ना। अगर हम मनरेगा कार्यक्रम की बात करें तो मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत, मनरेगा कार्यक्रम, यहाँ पे कुछ ध्यान रखिए, कार्यक्रम की शुरुआत, ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी 2006 को की गई थी।
कब की गई? 2006 को। पूरे देश में कब लागू हुआ था? तो पूरे देश में एक जो मनरेगा कार्यक्रम 1 अप्रैल 2008 को लागू किया गया था पूरे देश में मनरेगा कार्यक्रम को। इसके लिए अधिनियम कब बना था? तो 2005 में अधिनियम बना था, 2006 में लागू हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे अधिनियम, ध्यान रखिएगा, ये अधिनियम कौन? जी राम जी अधिनियम कब प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में? अगर देखें तो लोकसभा में प्रस्तुत होता है 16 दिसंबर। कब? 16 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत होता है और 18 दिसंबर 2025 को दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो जाता है। और ध्यान रखिएगा फिर इसके बाद राष्ट्रपति के उस पर अनुमति भी मिल जाती है ना, राष्ट्रपति का भी उस पर सिग्नेचर हो जाता है इस अधिनियम पे। और इसे 21 दिसंबर 2025 को, ठीक है ना, सरकार के, ठीक है ना, उस सरकारी विपत्र में जारी होता है। इसका मतलब यह है कि इसे 21 दिसंबर 2025 से इसे लागू कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये कब से लागू हुआ? तो 21 दिसंबर 2025 से इसे लागू किया गया। और ये ध्यान रखिएगा वो सभी जो मनरेगा में कुछ कमियां थी उन कमियों को दूर करते हुए इस अधिनियम को लाया गया है। और ये देश का, ध्यान रखिएगा, ये जी राम जी अधिनियम जो है ये 2027 में हमारे देश विकसित अवस्था में जब पहुंचेगा तो इसका एक बहुत ही बड़ा रोल होगा। तो ये विकसित अवस्था में 2047 को ध्यान में रख करके इस अधिनियम को लाया गया था। चलिए, तो जो मुख्य बातें थी, जो मुख्य पॉइंट थे, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके सामने। क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और स्टेट ऑफ हार्मोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, अभी आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो है अमेरिका और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से जो है ईरान पर अटैक कर दिया गया है, ठीक है ना, आक्रमण कर दिया गया है, जिसकी वजह से ईरान भी तिलमिलाया हुआ है और ईरान भी जम करके जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और एक कदम भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इसके बारे में आपको विचार करना है और सही आंसर का चयन करना है। सबसे पहले, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के विरुद्ध शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है। ये सभी लोग जानते हैं। एक पॉइंट क्या हो गया? सही हो गया। तो आपका एक क्या है? सही हो गया। फिर कह रहा है हार्मुज जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। जब आप मैप में देखेंगे, वर्ल्ड के मैप में, तो ध्यान रखिएगा ये जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को, ये दोनों को जोड़ता है। ये बातें सही है। भारत अपने एलपीजी आयात का लगभग, ध्यान रखिएगा, 80 से 85% हिस्सा इसी मार्ग से आयात करता है। जी हाँ, ये भी बातें सही हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें जो है सभी सही हैं। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा कुछ पॉइंट यहाँ पे, ये जो है ये तो बातें सही हैं, इसको थोड़ा सा लेकर के आप लोगों को, कुछ विद्यार्थियों को आगे कभी कुछ अलग फॉर्म में दे दिया जाए। जैसे ये कह रहा है भारत अपने एलपीजी आयात का, कुल एलपीजी आयात का लगभग 80 से 85% हिस्सा कहां से? इसी मार्ग से प्राप्त करता है। अगर कुल एलपीजी आयात की बात कर रहा है तो इसी मार्ग से, ठीक है ना, हम लोग इतना करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा पहली चीजें, तो भारत अपने एलपीजी डिमांड का 40% तक तो पैदा कर लेता है। 40% के बाद 60% हम लोग लगभग आयात करते हैं। 60-65% हम लोग लगभग आयात करते हैं। उस 60-65% का, ठीक है ना, कितना? 60 जितना कुल हम आयात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि आयात का लगभग, है ना, जो ये अपने एलपीजी आयात का, कुल उपभोग का नहीं, उपभोग तो का हम लोग कितना? 60% उपभोग का हम आयात करते हैं। तो उस आयात में भी 60% में भी ये कितना? 80 से 85% क्या होता है? इस रास्ते से लाते हैं। इसका मतलब अगर देखें तो ओवरऑल हम अपने कुल उपभोग का लगभग इस क्षेत्र से हम लोग कितना? लगभग 55 से 60% ही हम लोग क्या करते होंगे? यहां से आयात करते हैं इस क्षेत्र से। तो ध्यान रखिएगा, तो कुल उपभोग का कहे तो लगभग 55 से 60%।
ठीक है ना। कुल आयात का लगभग कितना है, तो 80 से 85%। ठीक है ना। अगर हम कहें कि भारत कुल अपने एलपीजी कुल उपभोग का कितना प्रतिशत लगभग आयात करता है, तो ध्यान रखिएगा 100% में हम लोग लगभग 40% क्या करते हैं, उत्पादन कर ले जाते हैं। ठीक है ना। और बाकी 60% का हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। क्या करते हैं, आयात। चलिए, तो आप लोगों को इसको भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो तकनीकी तरीके से जो क्वेश्चन आपसे मतलब डाटा चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान में रख करके क्वेश्चन में क्या है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा आपके सामने। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 9 में से कितने प्लेनेटरी बाउंड्रीज को पार कर लिया है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसको सबसे पहले आपको समझना है कि ये क्या है। तो ध्यान रखें कि 2000, ठीक है ना, अभी जो 25 की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है ना, 2026 में जो प्रकाशित हुई है, ठीक है ना, उसमें क्या कह रहा है, तो भारत कितने जो है बाउंड्रीज को पार कर लिया है, तो 7। इसका सही आंसर क्या होगा, 7। चलिए हम लोग देखते हैं ये है क्या, एक है क्या, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गृह सीमाएं क्या है, ये 9 पर्यावरणीय जो सीमाएं हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब कि जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। क्या कहा गया है कि कोई भी देश अगर इन 9 सीमाओं के अंदर रहता है, तो इसका मतलब वो पर्यावरण संरक्षण के रूप में जो है को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर इन सीमाओं को के अंदर है, तो अगर इसको आप लांघ जाते हैं, इसका मतलब है कि पर्यावरणीय क्षति को आप जो है नुकसान पहुंचाते हुए अपने आप को विकास कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपका विनाश तय है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो मानवीय जो पहलू हैं, उन मानवीय पहलुओं को ध्यान में रख करके पर्यावरणीय कुछ संकेतक के बनाए गए हैं कि आपको इन 9 बाउंड्री के अंदर ही रहना है, इसको ऊपर नहीं जाना है। वे 9 बाउंड्रीज क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। और 9 बाउंड्रीज में भारत ने किसको किसको लांघ गया है, भारत, इसको भी ध्यान में रखना है। तो 9 बाउंड्रीज ये है, देखिए पहला क्या है, जलवायु परिवर्तन, यानी ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता। तो इसकी जो सीमा थी, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों की जो बढ़ती सीमा है, जो एक लिमिट में होनी चाहिए थी, वो भारत ने उसे भी पार कर लिया है। ध्यान रखिएगा, पार कर लिया है, अच्छी बात नहीं है, इसको लिमिट में होना चाहिए। जैव मंडल अखंडता, जैव विविधता में तेजी से कमी, प्रजाति को विलुप्त होना, ये भी इस जैव मंडल में अखंडता मतलब यहाँ पे जो मंडल को भी हम लोगों ने इफेक्ट किया, जो सीमा है उसको भी पार किया है। भूमि प्रमाणित परिवर्तन, इसको भी पार किया है। मीठे पानी का उपयोग, हम लोग मीठे पानी का भी जो उपयोग है, जो एक सीमित मात्रा में करना चाहिए, उसको ना करके हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। तो पानी के संसाधनों का अत्यधिक हम लोग दोहन कर रहे हैं, जो सीमा है उससे ज्यादा कर रहे हैं। चलिए आगे की अगर देख ले, तो जैव है ना रासायनिक प्रवाह, है ना, जैव रासायनिक प्रवाह, ये भी जो रासायनिक जो केमिकल जो प्रोडक्शन होते हैं, वो भी हम लोग नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जो चक्र है, उस पर भी हम मानवीय हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसकी भी लिमिट को हमने पार कर दिया है। महासागर अम्लीकरण, ठीक है ना, अवशोषण एवं पानी की अम्लीयता, ध्यान रखिएगा, इसको भी जो है कर लिया है भारत ने, ये भी सीमा पार हो गई है। वायुमंडलीय एरोसोल लोडिंग, इसको हम लोगों ने नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, मतलब ये कंट्रोल में है, ठीक है ना, जो होना चाहिए उससे। ओजोन क्षरण, अन्य ताप समताप मंडल में ओजोन परत का पतला होना, ठीक है ना, इसको भी हम लोगों ने पार नहीं किया है। चलिए, नवीन संसाधनों का परिचय, ठीक है ना, निर्मित रासायनिक, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी पदार्थों का पर्यावरण में प्रवेश, इसको भी हमने पार कर लिया है। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो है कुल कितने, कुल 1 2 3 4 और यहाँ पे आप देखेंगे 5 6 और 7 जो है हम लोगों ने इसे पार कर लिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसका मतलब है कि इस पे भी आपको गहन विचार करने की जरूरत है। ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन क्या है, भारत की नई जीडीपी सीरीज और ऊर्जा संकट के आर्थिक प्रभावों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है ना, ऊर्जा संकट के बारे में कह रहा है, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नए अनुमानों के अनुसार भारत की जीडीपी का आकार पिछले गणना की तुलना में 3 से 4% कम हो जाएगी, छोटा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अभी तक भारत क्या कर रहा था, जो जीडीपी का या जीबीए का जो भी राष्ट्रीय आय के जो आकलन है, उसका जो बेस ईयर है,
क्या कहते हैं, बेस ईयर, ठीक है ना, बेस ईयर, ठीक है ना, जिसे हम लोग आधार वर्ष कहते थे, उसको 2011 और 12 का प्रयोग करता है। लेकिन अभी 2026 में इसको बदल दिया गया है। अब क्या होगा, आधार वर्ष अब बदल गया है। अब आधार वर्ष क्या होगा, अब आधार वर्ष 2022 और 23 होगा, 2022 और 23। अब इस नए आधार वर्ष के आधार पर जो नया, ध्यान रखिएगा, जो है घोषणा की गई है, अब इसकी तुलना में जो जीडीपी अगर इस पे रहती तो ज्यादा दिखाई देती है, और इस पे रह रही है तो 3 से 4% ये छोटा दिखाई देगा, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो इसको ध्यान रखिएगा, छोटा दिखाई देगा जब भी ऐसा होता है। ध्यान रखें, देश की स्वतंत्रता के बाद जब हमारे देश में राष्ट्रीय आय की आकलन जब किया गया था 1951 में, तो उसका आधार वर्ष 1949 लिया गया था। फिर बदलता रहा, 1949 के बाद 1961-62 हुआ, फिर 62, फिर 71-72 हुआ, फिर 82-83 हुआ, फिर ऐसे ही 92-91-92 हुआ, फिर इसके बाद 97, है ना, और 98 हुआ, और फिर जाकर के फिर 2004 और 5 हुआ, और फिर 2011-12, और फिर अब जाकर के जो नई श्रृंखला में है ये 2022 और 23 है। चलिए, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और क्या है इसके अंतर्गत, और देखेंगे, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत का चालू खाता घाटा कम होने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, अब ये कम नहीं होगा, ये बढ़ जाएगा। क्यों भाई, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होगी। जो कच्चा तेल है अभी क्या है, लगभग $150 प्रति बैरल हो गया है, पहले 100 के नीचे था, और ईरान तो कह रहा है कि पूरा विश्व जो है $200 प्रति बैरल तेल खरीदने के लिए तैयार रहे, क्योंकि दबाव बनाना चाह रहा है कि जिससे कि युद्ध रुके, ठीक है ना। तो बहरहाल, तो ध्यान रखिए, अगर ये बढ़ता है, जब ये बढ़ेगा तो इसका मतलब हमारे लिए कच्चा तेल महंगा होगा। जब कच्चा तेल हमारे लिए महंगा होगा तो हमको ज्यादा भुगतान करके जो है कच्चे तेल को आयात करना होगा। जब ज्यादा भुगतान करेंगे तो जो हमारा जो घाटा है, ठीक है ना, जो हमारा घाटा है, जो क्या है करंट अकाउंट का, चालू खाते का, वो घटेगा नहीं, वो और बढ़ जाएगा। हमारी देनदारी और बढ़ेगी तो हमारा वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये आपका, तो ये तो सही है, लेकिन ये आपका हो गया गलत। ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया, ठीक है ना। फिर क्या, सरकार गैस आपूर्ति के विनियमित करने के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू कर दिया है, ये भी बातें सही है। फिर क्या है, कच्चे तेल की कीमतों और 100 प्रति बैरल के पार होने से भारतीय रुपए के अवमूल्यन का दबाव बढ़ रहा है, ये भी सही है, ठीक है ना। जब महंगाई बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगाई बढ़ेगी, इसका मतलब हमारे रुपए की वैल्यू कम होगी, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें कौन असत्य है, असत्य पूछा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ए वाला, बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, ये वाला असत्य है और बाकी सभी क्या है, सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि अभ्यास सी ड्रैगन 2026 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। यहाँ पे ड्रैगन सी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या है आपका अभ्यास ड्रैगन सी, ध्यान रखिएगा, ये ड्रैगन की बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब चाइना को यहाँ पे रोकने की बातें की जा रही हैं। आपने क्वाड का कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो क्वाड से ही कुछ यहाँ पे कोरिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन को बनाया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी, है ना, युद्ध अभ्यास है, ये बातें सही हैं, ठीक है ना। एक ही संयुक्त राज्य अमेरिका है इसमें अगुवाई करता है, और इसे जो है ये पनडुब्बी विरोधी एक युद्ध अभ्यास है। चलिए, इसमें भारतीय नौसेना के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया की भी सेना शामिल है। हाँ, भारत भी शामिल है, जापान भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड भी शामिल है। कौन है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों शामिल है, लेकिन इसमें दक्षिण कोरिया इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ये क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया, ठीक है ना। फिर कह रहा है इसका आयोजन वुहान स्थित एंडरसन एयरफोर्स बेस पर किया जाता है, ठीक है। एक वुहान कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, यहाँ अमेरिका ही के ही अंतर्गत एक द्वीप है वुहान, ठीक है ना, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक स्थित है। यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा आबादी नहीं, लगभग 2 लाख की आबादी है, और यहाँ पे अमेरिकी नौसेना के जो है अंडर में ये क्षेत्र रहता है।
और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ की जो लोग हैं उनको 1950 में अमेरिकन नागरिकता भी दे दी है। अच्छी बातें हैं। चलिए, तो हमको ये ध्यान रखना है, ये भी बातें सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर होता है, तो अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन के अनुसार पे तो क्या होगा, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा, ये बी वाला आपका ऑप्शन सही हो रहा है। तो पहला और तीसरा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से आपका ए बी वाला ऑप्शन सही है। तो हम लोग इस 5 क्वेश्चन को देखेंगे करंट कैप्सूल में। हम लोग फिर ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग बार बार लेकर के आते रहते हैं। और ध्यान रखें, हम लोगों ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख करके और अन्य राज्यों की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख करके एक जो है बैच हम लोगों ने शुरू किया है, पीसीएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रख करके इसको भी आप जो है परचेज कर सकते हैं। और ध्यान रखें, उस पर बड़ा ऑफर चल रहा है, तो अभी उसको ले लेंगे तो आपको बहुत कम पैसे में आपको उपलब्ध हो जाएगा। दूसरी चीज है कि एक हम लोगों ने केवल पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में लेकर के बैच आए हैं, जिसकी कीमत है ना जो है 5,000 से भी कम है। लाइव क्लास अगर आप लेने जाते हैं तो उसकी और भी कीमत कम हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि लाइव क्लास के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं, पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं, तो सब 5,000 के नीचे ही वो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग उसको भी लेना चाहें तो आप लोग हमसे संपर्क करें और उस बैच को जल्दी से जल्दी लें। थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।